प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के इकलौते मकसद से बना इंडी गठबंधन अब धीरे धीरे दरक रहा। इंडी गठबंधन की कोई विचारधारा तो है नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर बना। लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की पहली परीक्षा हरियाणा में हुई, जहां वो बुरी तरह से फेल हो गए। अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी इंडी गठबंधन के दलों में तलवारें निकल रही हैं। सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड ही क्यों, जितने भी राज्यों में इंडी गठबंधन का अस्तित्व है, वहां लड़ाई ही चल रही है इनके बीच में। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इंडी गठबंधन के दल अपने फायदे के लिए दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इंडी गठबंधन का आज की डेट में हाल यह हो रखा है कि महाराष्ट्र में सीटों के लिए इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, सीटों पर समझौता ही नहीं हो पा रहा। झारखंड में तेजस्वी यादव नाराज हैं, आरजेडी कह रही कि हम अकेले लड़ लेंगे, नहीं चाहिए हमको सीट। बंगाल केरल में लेफ्ट नाराज है, अखिलेश यादव से कांग्रेस नाराज है। उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ठनी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन से बात का यह गठबंधन है, बहुत समझ में नहीं आता। किस बात का गठबंधन है? हर चुनाव में ये लोग लड़ते हैं, यानी जितने राज्य उतनी लड़ाइयां। इंडी गठबंधन के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इंडी गठबंधन की पोल खुलती जा रही है। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जैसे नारों की आड़ में अपनी अपनी पार्टी बचाने की कवायद चल रही है। और सबसे ज्यादा घमासान तो महाराष्ट्र में मचा हुआ है। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन सीटों का बंटवारा ही नहीं तय कर पा रहा, और उधर बीजेपी ने इंडी का गेम बिगाड़ना भी शुरू कर दिया। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जो खबरें आ रही हैं या चर्चाएं हो रही हैं, अगर वो सही हैं तो भाई इंडी गठबंधन का तो बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि सूत्रों का यह दावा है कि कांग्रेस के सूत्रों का, वो भी कांग्रेस के सूत्रों का, वो ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस के सूत्र कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से एक सीक्रेट मुलाकात की, और मुलाकात का प्रस्ताव उद्धव की तरफ से आया था, बीजेपी की तरफ से नहीं गया था। संजय राउत की अमित शाह से मिलने की भी चर्चाएं चल रही है मार्केट में। तो ये सारी अफवाहें हैं, लेकिन चुनाव के पहले इस तरह की खबरें क्यों उड़ रही हैं, इसको लेकर प्रश्न उठ रहा है। महाराष्ट्र का चुनावी मौसम इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी, और उस बीच ऐसी खबरें, हर कोई हैरान रह गया। हालांकि इन खबरों की पुष्टि ना तो कांग्रेस कर रही है, ना ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है। संजय राउत ने ये सारी खबरें बेबुनियाद बता दी। हालांकि कोई मिलता है इस तरह से सीक्रेटली तो मानता थोड़ी है कैमरे पर आकर के, हाँ मैं मिला था और मेरी बात नहीं बनी। बीजेपी के सुपारीबाज लोगों ने यह खबर फैलाई, संजय राउत ये कह रहे हैं। जरा एक बार संजय राउत को सुनिए। ये खबर जो फैलाने वाले लोग हैं, वो लोगों ने बीजेपी की सुपारी ली है। मैं सीधा बोल रहा हूं, बीजेपी और उनके लोग डरे हुए हैं हमसे, शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से, माननीय उद्धव ठाकरे जी से। मेरा भी नाम घसीट लिया है। मैं आखिरी आदमी हूंगा जो ये लोगों के झमेले में आ जाऊंगा, समझा? हमने जो इतना संघर्ष किया है, तो संघर्ष से क्या उनके साथ जाने के लिए क्या है? संजय राउत तो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की खबरें फिर बाहर कैसे आ रही हैं? क्या अपनी सीटें बढ़ाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी? या फिर जब उनको लग गया कि बीजेपी से अब ऐसा कुछ फायदा मिलना नहीं, बीजेपी अपनी शर्तों पर चल रही है और वहां से शायद डील नहीं होगी, तो अब तब इसलिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो इनके साथ जाएंगे नहीं? क्या हुआ है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि सूत्रों का कहना है कि शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से यह खबर फैलाई गई कि वो महाविकास अघाड़ी से अलग हो सकते हैं। इस खबर पर कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि यह सब गलत है, महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं। या फिर कांग्रेस की तरफ से खबर फैलाई गई कि उद्धव और संजय राउत ने बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात की। इस पर शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि जो ये खबरें फैला रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। तो कैसा गठबंधन है तुम्हारा भाई कि एक दूसरे पर ही आरोप लग रहे हैं कि तुमने गलत फैला दी खबर, तुमने गलत फैला दी खबर? यानी एक दूसरे पे प्रेशर बना रहे हैं क्या कि ज्यादा सीटें ले सके, कि ना मैं चला छोड़ के अगर तुम नहीं दे रहे सीट तो। यानी सीट शेयरिंग में अपनी बात मनवाने और दबाव बनाने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं क्या? शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का तो साफ कहना है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सुनिए संजय निरुपम को, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में थे। फिर बताऊंगा कि कैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सुर बीजेपी को लेकर अब नरम भी दिखने लगे। उद्धव ठाकरे जी और उनके खास लोगों ने इस प्रकार का एक दुष्प्रचार किया,
इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाई कि उनकी पार्टी यानी उबाठा महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल रही। कांग्रेस को समझ में आ गया कि झूठ बोला जा रहा है। फिर कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि हां जी, ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बीजेपी के किसी नेता के बीच एक गुपचुप मीटिंग हुई है और ये बाहर निकल सकते हैं। आखिरकार उबाठा वाले निकल के बोले ये झूठी खबर है। तो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना, एक दूसरे की पार्टी को कम आंकना, यह महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के बीच इस समय चल रहा है। यानी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता बॉस, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सुर बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर लगातार बदल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की कुछ दिन पहले जम की तारीफ कर दी। एक इंटरव्यू में प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा गया कि उनके पसंदीदा नेता कौन है। कोई भी सोचेगा, कहेंगे कि नहीं नहीं, उद्धव जी हमारे पार्टी के नेता, हमारे प्रिय नेता हैं। आदित्य ठाकरे को बोल देंगी बहुत होगा तो गठबंधन के नेता राहुल गांधी का नाम ले देंगी। ये यहां प्रियंका चतुर्वेदी कह दी कि आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी मेरे पसंदीदा नेता हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी की ज्यादातर जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर लोकसभा चुनाव जितवाया। उनमें कुछ तो खासियत होगी। पीएम मोदी को युवाओं और महिलाओं से कनेक्ट करने में महारत हासिल है। पीएम मोदी में कुछ खास बात है। अब यही सब सुन के पब्लिक कह रही है कि बॉस, इसका मतलब शिवसेना जो है वो सिग्नल छोड़ रही है, जैसे एलियन का सिग्नल नहीं आता पोम 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 पोम। अब यहां कनेक्ट होगा कि नहीं वो अलग बात है, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे निकल गई। अब वो कह रही है कि कहां पीछे गाड़ी लें, तुमको बैठाएं। तो एक तो मसला ये चल रहा है कि क्या ऐसे ऐसे लिफ्ट मांग रहे हैं उद्धव ठाकरे बीजेपी की गाड़ी में बैठने के लिए। पसंदीदा नेता के सवाल पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बाला साहब ठाकरे का नाम नहीं लिया, उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, शिवसेना के किसी नेता का नाम नहीं लिया। पीएम मोदी को अपना पसंदीदा नेता बता दिया। इसके भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं। प्रियंका की तरह संजय राउत के बयान भी अलग अलग इशारे कर रहे हैं। संजय राउत ने तो आज कांग्रेस पर ही तंज कस दिया कि कांग्रेस तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए कह दिया कि इतनी बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें। सुनिए संजय राउत कैसे एक तरह से कोहनी मार के बात कर रहे हैं कांग्रेस से। फिर आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का इनका मामला फंसा कहां है और बीजेपी क्या कर रही है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है, बहुत है बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमी नहीं ज़्यादा। कभी इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें। तो संजय राउत को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज की मिर्ची लगी हुई है। वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये तो इंटरनेशनल पार्टी है, अफ्रीका वगैरह में भी है, और कह रहे हैं बीजेपी इंटरनेशनल पार्टी थी इसलिए हमारी उनसे जमी नहीं। तो यानी कांग्रेस से भी नहीं जम रही है, वो भी तो इंटरनेशनल पार्टी आप बता रहे हो, और कह रहे हैं कि इनसे बड़ी पार्टी से हम क्या बात करें। मतलब साफ आप दिखा रहे हो कि कांग्रेस से बन नहीं रही है। और यही संजय राउत थे जिन्होंने हरियाणा के जिस दिन रिजल्ट आए थे तो कहा था कि बीजेपी को मानना पड़ेगा, उन्होंने हारी हुई बाजी जो है वो जीत ली। तो कुछ तो मतलब माहौल सेट करने का प्रयास हो रहा है। अब बीजेपी की तरफ से वो मिले ना मिले वो अलग बात है। महाराष्ट्र के अंदर इंडी गठबंधन में यह सारा रायता सीटों के बंटवारे को लेकर फैला। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी में सीटों को लेकर बात बन नहीं पा रही। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसी हिसाब से कांग्रेस अपने लिए सीटों की डिमांड कर रही है। जबकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि महाराष्ट्र उनका होम स्टेट है तो उनको ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। शरद पवार भी अपनी अलग बिसात बिछा रहे हैं। आप देखिए कि सीटों को लेकर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है इंडी गठबंधन के बीच। भाई कांग्रेस कह रही है कि 100 से ज्यादा सीटें हमको दे दीजिए, क्योंकि अभी लोकसभा में हमको अच्छे नंबर आए थे तो हमको 100 से ज्यादा सीट चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि एक काम कीजिए, 100 से ज्यादा हमको दे दीजिए। शरद पवार की पार्टी को 75 सीटें मिल सकती हैं। 80% सीटों पर सहमति बनने का दावा किया जा रहा है। 30 से 40 सीटों पर अभी तक बात ही नहीं बन पाई। यह तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है जिस पर अभी मुहर लगनी बाकी है, और इसी वजह से महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन टूटता दिख रहा है। सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं होने की वजह विदर्भ की सीटें, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए संजय राउत को, जो उम्मीद जता रहे हैं कि जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा।
बात ऐसी नहीं है, कांग्रेस की लेट लतीफ़ी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है। तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है, उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में तलवारें खींची हुई, लेकिन शरद पवार अभी तक खामोश है। शरद पवार माहिर और अनुभवी नेता है। शरद पवार के अगले स्टैंड को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे से कम सीटों पर तैयार हो जाएंगे? 2019 के चुनाव में शरद पवार की पार्टी 123 सीटों पर लड़ी। 2019 में शरद पवार की पार्टी को 54 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। 2019 में कांग्रेस ने एनसीपी से भी कम 44 सीटें जीती थी। क्या इस बार शरद पवार 72 सीटों के लिए मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, चलो मैं 72 पे लड़ता हूं? भाई उनको भी तो साबित करना है कि भतीजे अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी, लेकिन मैं ही अभी भी चाचा हूं राजनीति में। यह चुनाव महाराष्ट्र का हर चुनाव से इसलिए भी तो अलग है क्योंकि सबको प्रूव करना है। भाई शरद पवार को प्रूव करना है कि अजीत पवार गया बाहर, लेकिन असली एनसीपी हम है, पब्लिक मेरे साथ। उद्धव ठाकरे को प्रूव करना है कि शिंदे गए बाहर, लेकिन असली शिवसेना हम है, पब्लिक मेरे साथ। कांग्रेस को प्रूव करना है कि हम हरियाणा हार गए तो क्या हुआ, महाराष्ट्र में देखो जीत के दिखाएंगे। बीजेपी को प्रूव करना है कि उद्धव ठाकरे चले भी गए तो हमारे गठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सबको इस बार प्रूव करना है। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव इस बार आन बान शान की लड़ाई बना हुआ है। महाविकास अघाड़ी बनने और उद्धव को कांग्रेस के साथ लाने में शरद पवार की अहम भूमिका थी, लेकिन सीटों के बंटवारे में जिस तरह से शरद पवार को तीसरे नंबर पर धकेला जा रहा है, उससे शरद पवार बहुत संतुष्ट नहीं होंगे और आने वाले समय में वो अपने पत्ते खोल सकते हैं। महाराष्ट्र में जिन सीटों पर इंडी गठबंधन की बात नहीं बन पा रही है, उसमें से ज्यादातर सीटें विदर्भ इलाके की हैं और कुछ सीटें मुंबई की हैं। मुंबई की जिन सीटों पर खींचतान है, उसमें मुख्य तौर पर कुर्ला है, घाटकोपर पश्चिम है, सायन, कोलीवाड़ा सीट शामिल है। इसी तरह विदर्भ की 25 से 30 सीटें, जिसमें अरमोरी, रामटेक, कामठी, नागपुर दक्षिण, गढ़चिरौली, नासिक सेंट्रल, नासिक पश्चिम जैसी सीटें शामिल हैं। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों विदर्भ की सीटों पर अपना अपना दावा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि विदर्भ तो मेरा स्ट्रांग होल्ड है। विदर्भ इलाके में 62 सीटें आती हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से 29 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कह रहा है कि करीब 8 सीटों पर तो हमारी भी बढ़त है, तो हम कैसे सीट छोड़ दें। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी विदर्भ इलाके में कांग्रेस का पलड़ा शिवसेना से भारी था। यही वजह है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर विदर्भ की सीटें छोड़ना नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटें ऐसी थीं जिस पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच ठन गई थी। इसलिए अब फिर यह चर्चा हो रही है कि कहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह उद्धव के साथ खेला न कर दे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांगली पैटर्न की बड़ी चर्चा हुई। सांगली वही सीट है जिस पर निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल की जीत हुई। चुनाव जीतने के बाद विशाल पाटिल ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया, जिससे लोकसभा में 99 सीट पर अटकी कांग्रेस ने सीटों की सेंचुरी बना ली। विशाल पाटिल को कांग्रेस सांगली सीट से चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन सीटों के बंटवारे में यह सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में गई। विशाल पाटिल ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा। पाटिल 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं और उन्होंने बीजेपी के मौजूदा सांसद को हराया। ऐसा दावा है कि सांगली सीट पर कांग्रेस नेताओं ने शिवसेना के उम्मीदवार की बजाय विशाल पाटिल का समर्थन किया और निर्दलीय चुनाव लड़कर भी वो जीत गए। अब सूत्र बताते हैं कि सांगली सीट पर शिवसेना की हार से उद्धव ठाकरे कांग्रेस से नाराज हो गए थे। इसलिए उद्धव ठाकरे को इस बात का डर जरूर सता रहा होगा कि कांग्रेस कहीं विदर्भ में उनके साथ खेल ना कर दे। संजय राउत तो लोकसभा की याद दिलाकर कांग्रेस से बड़ा दिल दिखाने की बात भी कर रहे हैं। सुनिए एक बार संजय राउत को। अगर कुर्बाने की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। तो ज़रूर हमने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। इस बीच महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर मचे घमासान पर एक और बड़ी खबर आ गई है। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर इंडी गठबंधन का झगड़ा अभी भी जारी है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में सीट शेयरिंग पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ।
25 अक्टूबर को फिर से कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। उससे पहले कल मुंबई में फिर से महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा होगी। यानी जो अभी आप सुन रहे थे संजय राउत को, जो ये कह रहे थे कि दिल्ली में आला कमान बैठा है कांग्रेस का, आज शाम तक सीटों का ऐलान हो जाएगा। बॉस, हमारे पास खबर यह आ रही है कि सीटों को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अगली बैठक सीईसी की अब 25 को होगी। उससे पहले महाविकास अघाड़ी की एक बैठक होगी और उसमें क्या निकल पाएगा इस पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि आज सबकी नजरें दिल्ली में होने वाली सीईसी की बैठक पर थीं और उम्मीद थी कि आज सीट शेयरिंग पर कांग्रेस कुछ फाइनल कर देगी और कल मुंबई में ऐलान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान एक और बैठक करेगा। सीईसी की बैठक अब 25 अक्टूबर को दिल्ली में होगी और इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कल मुंबई में 3 बजे इंडी गठबंधन की बैठक होगी, जहां सीटों के बंटवारे पर बात होगी। यानी एक तरफ बीजेपी है जिसने 19 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, 99 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, माफ कीजिएगा, और यहां इंडी गठबंधन अभी सीट ही फाइनल नहीं कर पा रहा है। महाराष्ट्र गठबंधन की मुश्किल और बढ़ा दी। वैसे तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 ही विधायक हैं, लेकिन अखिलेश यादव इंडी गठबंधन से 12 सीट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। अखिलेश यादव का तर्क है कि वो सीटें जो मांग रहे हैं वो सीटें हैं जहां पार्टी मजबूत है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए और सीटें दे देनी चाहिए। अखिलेश यादव 12 सीट महाराष्ट्र में मांग रहे हैं, 5 पर उम्मीदवार उतार चुके हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में कोई उन्हें भाव तक नहीं दे रहा। अपने नेता की इस तरह की बेइज्जती से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी भड़क गए। अबू आजमी ने कहा कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में देख लें क्या कहना है, बार बार अपमान नहीं सहेंगे। सुनिए अबू आजमी को। जब श्री अखिलेश यादव जी जिन्होंने आगे अनाउंस किया है, उनकी लाज तो रखेंगे नहीं रखेंगे ये लोग, उनकी इज्जत रखेंगे नहीं रखेंगे ये लोग। हम इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हैं, तो अगर अखिलेश यादव जी की बात 1, 2, 3 सीट पर नहीं रखी जाए तो क्या मतलब क्या? तो नहीं लड़ाऊंगा इलेक्शन, सब खत्म कर दूंगा, नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। अगर ऐसी करना है तो छोड़ दूंगा राजनीति, संन्यास ले लूंगा, दे दूंगा अखिलेश भाई को, बनाइए किसी को, चलाइए, मैं नहीं चलाता। अगर ये सब करना है तो मुझे नहीं, मैं 5 से कम मुझे सीट लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी समाजवादी पार्टी अलग वहां पर रौले में कि ना हम 5 से कम में तो जाएंगे नहीं। यानी एक तरफ इंडी गठबंधन अभी तक सीटों का बंटवारा ही नहीं कर पाया, दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग पर मुहर भी लग गई। 18 अक्टूबर की देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर एनडीए दलों की बैठक हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल हुए थे। इस दौरान सीटों के बंटवारे को फाइनल किया गया, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 155 सीटों पर लड़ेगी, यह फाइनल हो गया बताया जा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट 78 सीटों पर लड़ेगी और एनसीपी जो है अजीत पवार वाली, उसको 55 सीटें दी गई हैं। सीट शेयरिंग फाइनल होने के साथ ही बीजेपी ने 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी की पहली लिस्ट में 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 79 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। यह होती है चुनावी तैयारी। फटाफट सीटों का बंटवारा हो गया, फटाफट कैंडिडेट का ऐलान भी हो गया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन का यह हाल है कि एक एक सीट के लिए भयंकर लड़ाई हो रही है, क्योंकि मामला राज्य की सरकार का है और जिसकी जितनी सीट होगी उसकी बार्गेनिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। फिर भी कुछ लोग हैं जो इंडी गठबंधन के लिए माहौल बनाते रहते हैं, जैसे योगेंद्र यादव, जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के लिए माहौल बनाया। नहीं बोले थे कि सुनामी आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। योगेंद्र यादव ने पता हवा, आंधी, सुनामी सब घोषित कर दी थी हरियाणा में कांग्रेस की। यह अलग बात है कि हरियाणा में योगेंद्र यादव के सारे दावे खोखले और गलत साबित हुए। अब योगेंद्र यादव अपना उठाए रोलर वगैरह, अब महाराष्ट्र में पिच बनाने निकले कांग्रेस का घस के। लेकिन महाराष्ट्र की जनता योगेंद्र यादव जैसे चुनावी विश्लेषकों की सच्चाई जान चुकी है। आज अकोला में योगेंद्र यादव एक सभा कर रहे थे, तभी 40-50 लोगों की भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। योगेंद्र यादव के साथ हाथापाई तक हो गई। पुलिस ने किसी तरह से योगेंद्र यादव को बचाया और वहां से निकाला। जरा एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई।
झारखंड में भी इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर भयंकर बवाल मचा है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें, अब कांग्रेस और जेएमएम ने 70 सीटें आपस में बांट ली। बाकी बची 11 सीट आरजेडी और लेफ्ट को कहा कि ले लो, तुम लोग देख लो, आपस में ले लो। अब 11 में से 7 सीट आरजेडी को ऑफर हुई है और 4 लेफ्ट को दे रहे हैं, ये लो तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा रखो। आरजेडी बमक गई। आरजेडी ने अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए कि हमको क्या समझे हो जी, कि 7 सीट दिए हो। आरजेडी का तर्क है कि वो झारखंड में 18 से 20 सीटों पर मजबूत है भाई, उसे कम से कम 12 से 13 सीटें मिलनी चाहिए। आरजेडी ने कहा कि पिछली बार 7 सीटों पर समझौता कर दिया था, हर बार थोड़ी ऐसा कर लेंगे, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। सुनिए आरजेडी के नेता कैसे भड़के हुए हैं। हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष 2 दफे हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। परसों रात हेमंत जी स्वयं थे, सारी बात हुई। इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिल के लड़ना है। लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि 7 छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो फिर जो सब लोगों को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल की क्या ताकत है झारखंड में, और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बनना है, इसलिए उनको सोचना है। हालांकि ये बात अलग है कि आरजेडी पिछली बार 7 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार आरजेडी आर पार के मूड में लग रही है। करिए हमारी बहुत हैसियत है भाई झारखंड में। तो ये तो इंडी गठबंधन का हाल है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मतलब इनके घर में अगर 4 कमरे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक कमरे में मारापीटी चल रही है, सब जगह धड़ाम धुड़ुम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, तो अभी 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस शुरू में 5 सीटों पर तैयार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले ही 6 कैंडिडेट उतार दिए। अखिलेश ने कांग्रेस से बिना चर्चा किए पहले 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, फिर 7वीं सीट पर भी कैंडिडेट उतार दिया, तो बची 2। कांग्रेस को 2 दे दी कि लो 2 और जाओ। कांग्रेस को अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट दे दी और गाजियाबाद सीट दे दी। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के लिए बहुत टफ सीट है, हमने आपको पाठशाला में बताया ही था। यहां से कांग्रेस तो खत्म मामला है, जीतेगी ही नहीं। तो कांग्रेस को पहली दिक्कत तो यह थी कि अखिलेश ने सिर्फ 2 सीट दी। 2 सीट भी ऐसी दी जहां कांग्रेस का जीतना ही मुश्किल है। तो एक तरह से यूपी में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। अखिलेश यादव के इस रवैये से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अखिलेश से फूलपुर सीट को लेकर चर्चा की थी। कांग्रेस फूलपुर सीट से उपचुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश ने फूलपुर सीट से कैंडिडेट उतार दिया। यूपी कांग्रेस 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयार नहीं है। यूपी कांग्रेस सभी 9 सीटें समाजवादी पार्टी को अब कह रही है कि तुम ही रख लो, नहीं चाहिए रखो। यूपी कांग्रेस ने हाईकमान को अपना फैसला बता दिया है कि 2 नहीं चाहिए, फिर इनको बोलिए ये 9 लड़ लें। अब फैसला हाईकमान को करना है। यानी कांग्रेस की हालत अखिलेश यादव ने ऐसी कर दी कि खाने के लिए 1 रोटी दी, 2 रोटी दी, लेकिन प्लेट में साथ में चिकन दे दिया। अब ऐसे आदमी को आप मान लीजिए कोई आदमी शाकाहारी है, उसको खाने के लिए 2 रोटी दिया, उसमें साथ में दे दिया मुर्गा, तो कैसे खाएगा बेचारा। तो कांग्रेस करेगी ना रखो, ये भी तुम ही खा लो, जाओ रखो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का भी कहना ठीक ही है, भाई 2 सीट पर लड़के क्या ही करेंगे, फिर तुम ही रखो, सब लड़ो तुम। और वो भी ऐसी सीटें जहां उपचुनाव का क्या फायदा जो 2017 से बीजेपी के पास है। बॉस ये तो हाल है उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को किनारे लगा दिया, दूसरी तरफ बीजेपी उपचुनाव के लिए फुल प्रिपेयर है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल दोपहर तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। बीजेपी की लिस्ट में किस किस नाम के होने की चर्चा चल रही है, जरा वो चर्चा भी आपको बता देता हूं। फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट मिल सकता है, ऐसी चर्चा है। मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिल सकता है। कटहरी से धर्मराज निषाद के नाम की चर्चा चल रही है। कुंदरकी से शेफाली सिंह और रामवीर सिंह के नाम की चर्चा है। करहल से वीरेंद्र शाक्य और प्रेम सिंह शाक्य की चर्चा है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा और अशोक मोना का नाम रेस में है। सीसामऊ से राकेश सोनकर को टिकट मिलने की चर्चा है। खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, भारत भारती और मुकेश सूर्यवंशी की चर्चा है। मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस के साथ खेला नहीं कर रहे,
मध्य प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को झटका दे दिया। मध्य प्रदेश में बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से इस्तीफा दिया। शिवराज सिंह लगातार 5 बार बुधनी से विधायक रहे। बीजेपी ने बुधनी उपचुनाव के लिए रमाकांत भार्गव को अपना कैंडिडेट बना दिया। कांग्रेस ने यहां से राजकुमार पटेल को टिकट दिया, लेकिन एंट्री हो गई अखिलेश यादव की। अखिलेश ने बुधनी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतार दिया सपा का। अखिलेश ने अर्जुन आर्य को बुधनी से टिकट दे दिया कि जाओ तुम लड़ो। अर्जुन आर्य 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में चले गए थे। अर्जुन आर्य को बुधनी उपचुनाव में टिकट की उम्मीद थी, कांग्रेस से मिली नहीं टिकट। अर्जुन आर्य ने इस्तीफा दिया। 14 अक्टूबर को अर्जुन आर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। उसके बाद अर्जुन आर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यानी बुधनी में अब इंडी गठबंधन के 2 सहयोगियों की आपस में टक्कर होगी। वैसे ही बुधनी कोई नहीं जीत पाता, वो गढ़ है बीजेपी का, और उसमें भी 2 जो है वो बीजेपी से लड़ने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ही कोस रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मुलाकात भी की, लेकिन बात ही नहीं बन पाई। इसलिए समाजवादी पार्टी ने बुधनी से कैंडिडेट उतार दिया। मतलब इनका कहीं बनता ही नहीं है, लेकिन बनाए हैं गठबंधन। कौन बात का गठबंधन है, भगवान ही मालिक है। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद पूरी दुनिया को एक उम्मीद बंधी थी कि इजराइल अब तो रुक जाएगा, युद्ध से ब्रेक ले लेगा, सीज फायर की तरफ कदम बढ़ाएगा। लेकिन 2 दिन के अंदर ही क्लियर हो गया कि इजराइल युद्ध रोककर भारी गलती कर देता, क्योंकि इजराइल के दुश्मन भी सीज फायर की आड़ में उस पर पलटवार करने का मौका तलाश रहे थे। ये सुधरने वाले लोग हैं। शनिवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट घर को इन लोगों ने टारगेट करने की कोशिश कर दी। इधर तो हाथ जोड़ रहे थे और उधर धीरे से अटैक कर दिए। हिजबुल्लाह के इस हमले में नेतन्याहू और उनका परिवार तो बच गए, लेकिन उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को बर्बाद करने का भीषण प्लान बना डाला। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसा दिए। इस बार इजराइल ने हिजबुल्लाह की उन बिल्डिंग्स को टारगेट किया जहां से हिजबुल्लाह के आतंकी हथियार खरीदते हैं, जहां से आतंकियों को पैसे मिलते हैं। यानी इजराइल ने हिजबुल्लाह की तिजोरी को ही धुआं धुआं करने का प्लान कर दिया। इजराइल हिजबुल्लाह को पाई पाई का मोहताज बना देना चाहता है। अब हिजबुल्लाह का खजाना ही लुट जाएगा तो वो फिर उसके लिए ना हथियार बेचेंगे, ना हथियार उठाने वाले। हथियार ही नहीं बचेंगे, हथियार उठाने वाले नहीं बचेंगे, फिर क्या करोगे? हिजबुल्लाह और हमास के साथ इजराइल ईरान का भी नंबर लगाने वाला था, लेकिन उससे पहले इजराइल के साथ धोखा हो गया। इजराइल ने ईरान पर हमले का जो प्लान बनाया था वो लीक हो गया। इजराइल के इस लीक प्लान में क्या था, इजराइल ईरान से कैसे बदला लेने वाला था, ये सब आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए इजराइल ने नेतन्याहू के घर पर हमले का हिजबुल्लाह से कैसे बदला लिया। सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को यह बता दिया कि उसने नेतन्याहू पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इसके बदले में इजराइल ने शनिवार और रविवार को हिजबुल्लाह के बैंक और वित्तीय संस्थान को टारगेट किया। इजराइल ने अल कर्द अल हसन वित्तीय संस्था की अलग अलग ब्रांचेस को टारगेट किया। इजराइल के मुताबिक इसी वित्तीय संस्था से हिजबुल्लाह को हथियार खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं, यहीं से हिजबुल्लाह के फाइटर्स को पैसे मिलते हैं। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह अपने लाखों डॉलर पैसे अल कर्द अल हसन की ब्रांच में स्टोर करता है। इस संस्था की लेबनान में 30 से ज्यादा ब्रांच हैं, जिसमें से 15 ब्रांच उस इलाके में थी जहां हिजबुल्लाह का दबदबा है। अल कर्द अल हसन खुद को एक नॉन प्रॉफिट संस्था बताती है। हालांकि अमेरिका और सऊदी अरब ने इस संस्था पर कई पाबंदियां लगाई थी। साल 2019 में लेबनान में वित्तीय संकट के बाद से अल कर्द अल हसन लेबनान में बैंकिंग सिस्टम का एक विकल्प बन गया है। इजराइल ने इसी बैंकिंग सिस्टम की कमर तोड़ दी कि लाओ पैसा ही नहीं, अब कहां से खरीदोगे हथियार। इजराइल ने यह भी कहा कि वो जल्दी ही इस बात का खुलासा करेगा कि कैसे ईरान एनजीओ और बाकी संस्थाओं की आड़ में हिजबुल्लाह के आतंकियों को फंडिंग करता है। इजराइल ने कैसे हिजबुल्लाह को पैसे देने वाले ठिकानों को टारगेट किया, उस पर जरा एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताऊं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ बमबारी। 15 मिनट के अंदर 14 स्ट्राइक। 2 दिन में 300 रॉकेट से हमला। इजराइल ने हिजबुल्लाह की हवा निकाल दी।
हिजबुल्लाह को कुछ ही घंटों में समझ आ गया कि उसने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को टारगेट करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। शनिवार को नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया। इजराइल ने बैक टू बैक स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। शनिवार और रविवार की रात हिजबुल्लाह के आतंकियों ने दहशत में काट दी। एक के बाद एक बम बरसते रहे और आतंकी अपनी जान की खैर मनाती रहे। 20 अक्टूबर की रात तो हिजबुल्लाह आतंकियों के लिए कयामत की रात साबित हुई। इजराइल ने हिजबुल्लाह को डंके की चोट पर चेतावनी दी कि वो हिजबुल्लाह को पैसे देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाओं को राख कर देगा। अगर हिजबुल्लाह में दम है तो उसे बचा ले। इजराइल ने हमले की जगह, हमले का वक्त और हमला कितना भीषण होगा सब कुछ पहले से ही बता दिया और हिजबुल्लाह को एक तरह से खुली चेतावनी दे दी कि अगर दम है तो अपने ठिकानों को बचा लो। जैसे ही इजराइल ने अटैक से पहले लेबनान के 20 इलाकों को खाली करने का ऑर्डर दे दिया, हिजबुल्लाह ये समझ गया कि उसके ठिकानों को इजराइल से कोई नहीं बचा सकता। इजराइल की चेतावनी के कुछ ही पलों में बड़े पैमाने पर लोग लेबनान की राजधानी बेरूत से भागने लगे। इजराइल ने बेरूत और साउथ लेबनान में धमाकेदार एयर स्ट्राइक की। पूरी रात हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसते रहे। इजराइल ने इस हमले को जवाबी कार्रवाई बताया और ये कहा कि कुछ दिनों से हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था। नेतन्याहू पर हमला करके हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इजराइल की सेना अब हमास की तरह ही हिजबुल्लाह का भी हाल करने वाली। लेकिन इससे पहले आपको नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले का वीडियो दिखाता हूं। 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक 3 ड्रोन साउथ लेबनान की तरफ से फायर किए, लेकिन इनमें से एक ही ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंच पाया, क्योंकि जिस वक्त यह हमला हुआ उस समय इजराइल एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग कर रहे थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर के बगल से यह ड्रोन गुजरा, देखिए कैसे वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसके बगल से यह ड्रोन गुजर रहा है। पूरे शहर में सायरन बजने लगा। हालांकि इस हमले में नेतन्याहू के घर का एक हिस्सा थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन कोई भी इस हमले में घायल तक नहीं हुआ। इसलिए अब इजराइल की सेना हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने की तैयारी कर रही है। यानी नेतन्याहू को तो बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन अब हिजबुल्लाह का जो हाल ये करने वाले हैं। वैसे तो इजराइल के पास एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस और सबसे महंगा एंटी मिसाइल सिस्टम इजराइल में भेजा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, इसलिए अमेरिका इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अमेरिका ने जो एंटी मिसाइल सिस्टम इजराइल को दिया है उसका नाम है थाड, THAAD। थाड का मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। यह सभी तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसमें लगा रडार सिस्टम 800 से लेकर 3000 किलोमीटर से आने वाली कोई भी मिसाइल है तो उसका पता लगा लेता है। यानी इसकी रेंज में लगभग पूरा मिडिल ईस्ट आता है। दागो कहां से दागोगे, हम देख रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम के 4 हिस्से हैं, जिसमें 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर हैं, 48 इंटरसेप्टर हैं, इसके अलावा एडवांस रडार सर्विलांस है और एक टैक्टिकल फायर एलिमेंट है। इसकी कीमत 8000 करोड़ रुपए के करीब बैठती है। इसमें एंटी मिसाइल को फायर करने की पूरी प्रोसेस में 95 सैनिकों की जरूरत पड़ती है। 95 सैनिक लगते हैं अगर एंटी मिसाइल सिस्टम को प्रोसेस करना है। इसका सबसे खास फीचर यह है कि इसमें कोई वॉरहेड यानी विस्फोटक का इस्तेमाल ही नहीं होता। यह काइनेटिक एनर्जी के सिद्धांत पर चलती है, यानी यह मिसाइल अपने तेज फोर्स का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को नष्ट कर देती है। इजराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम देने की अमेरिका की दूसरी वजह यह भी है कि इजराइल किसी भी समय ईरान पर भयानक हमला कर सकता है। कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। हैरानी की बात यह है कि इस हमले के पूरे प्लान में न्यूक्लियर अटैक की बात सामने आई, क्योंकि इजराइल का यह प्लान अमेरिका से लीक हो गया। इस प्लान के मुताबिक 8 से 16 अक्टूबर के बीच ईरान पर हमले के लिए इजराइल की तीनों सेनाओं ने फाइनल ड्रिल भी कर ली थी। इस ड्रिल में फाइटर जेट्स को हवा में रिफ्यूल करने के लिए
KC-707 टैंकर जहाज से फाइटर जेट्स में ईंधन भरवाया गया। इसमें हवाई हमलों के साथ साथ जमीन के रास्ते से भी हमले की प्लानिंग थी। इतना ही नहीं, प्रॉक्सी वॉर के लिए स्पेशल फोर्स तैयार कर ली गई थी। सबसे हैरान करने वाला खुलासा यह हुआ कि इसमें इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमले की भी प्लानिंग की हुई थी। लेकिन ईरान पर हमला करने से पहले ही इजराइल का यह सारा प्लान अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी पेंटागन से लीक हो गया। दरअसल इजराइल अपने हमलों की खुफिया जानकारी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत 5 देशों को देता है, लेकिन यह जानकारी कुछ दिन पहले पेंटागन से लीक हो गई। हालांकि अब इसकी जांच चल रही है कि यह लीक कैसे हुई और किसकी लापरवाही से। हमास चीफ सिनवार की मौत के बाद अब इजराइल की सेना भी इसके खुफिया ठिकाने के वीडियो लीक कर रही है। इसमें सबसे हैरान करने वाला वीडियो सिनवार की पत्नी का है। इसके हाथ में 26 लाख रुपए का कीमती बैग दिख रहा है। सोचिए, टेररिस्ट की पत्नी के पास 26 लाख का बैग है और ये मासूम लोगों को टेररिस्ट बनाते हैं कि तुम जाओ, एक काम करो, बम लगाओ और फट जाओ, और खुद की पत्नी को 26 लाख का बैग दे रहा भाई। दरअसल इजराइल के हमलों से बचने के लिए सिनवार जमीन से कई हजार फीट नीचे टनल में रहता था। इस दौरान टनल से गुजरते हुए इसकी पत्नी समर अबू जमार भी दिखाई दे गई। इसके हाथ में जो बैग था उसकी कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। यह फ्रांस का लग्जरी ब्रांड है हर्मेस बिर्किन, इसका बैग है। कितने लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, कीमत तो छोड़िए। इनके बैग्स की कीमत ही करीब $5,000 से शुरू होती है। दुनिया के सबसे अमीर महिलाएं इस कंपनी के बैग को खरीदती हैं, लेकिन सिनवार की पत्नी के हाथ में इस महंगे बैग को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि गरीब गाजा में 26 लाख का बैग आया कहां से भाई? भाई, एक तरफ जहां गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं, वहां हमास चीफ का परिवार 26 लाख का बैग लेकर घूम रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमास चीफ सिनवार की सुरंग से क्या क्या मिला उस पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। इसके बाद हमास लीडर्स की अय्याशी के कुछ और सबूत दिखाऊंगा। जिस सिनवार ने इजराइल पर हमला करके गाजा को बर्बाद करवा दिया, वो सुरंग में सुरक्षित घूम रहा था। जिस हमास चीफ ने गाजा के बच्चों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया, वो सिनवार सुरंग में दावत उड़ा रहा है। जिस गाजा में लोगों के पास न छत है न खाना है, वहां सिनवार की तिजोरी में लाखों डॉलर्स पड़े हुए हैं। महंगे परफ्यूम का कलेक्शन है, पत्नी के हाथ में लाखों रुपए का पर्स है। सुरंग के अंदर अपने परिवार की लग्जरी लाइफ के सारे इंतजाम हैं। सुरंग के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार का भी इस्तेमाल है। यानी जिस सिनवार ने गाजा के लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया, वो असल में इजराइल से बदला लेने के नाम पर ऐशो आराम वाली जिंदगी के मजे कर रहा था। गाजा की धरती पर भले ही मिसाइलों की आग बरस रही थी, लेकिन सिनवार सैकड़ों मीटर नीचे सुरंग में आराम की जिंदगी जी रहा था। पिछले 1 साल से इजराइल के हमलों से बचने के लिए सिनवार इजरायली बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन 16 अक्टूबर को सिनवार ने सुरंग से बाहर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और मारा गया। सिनवार की मौत के बाद इजराइल के सैनिक उसके सुरंग वाले ठिकानों तक पहुंच गए। इस बंकर में सिनवार की एक तिजोरी मिली जिसमें अमेरिकी डॉलर्स के बंडल छुपे हुए थे। युद्ध के इलाके में इतना पैसा देखकर इजरायली सैनिक भी हैरान रह गए, क्योंकि इसी सुरंग के ऊपर लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन यहाँ सिनवार ने अपनी लग्जरी लाइफ से लेकर खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रखा है। इजरायली सैनिकों को इस बंकर में रसोई के साथ साथ खाने पीने के राशन का भी पूरा भंडार मिला है। यानी हमास युद्ध के नाम पर मुस्लिमों देशों से जो पैसा मंगवा रहा था, उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी को आसान बनाने के नाम पर इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा बहुत से एनजीओ गाजा की हालत दिखाकर दुनिया भर से डोनेशन भी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सिनवार और उसके परिवार की लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर सबको झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ न भारत। यह रिपोर्ट उन लोगों को देखनी चाहिए जो धर्म के नाम पर आंख मूंद कर ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। आप देख रहे हो बहुत ऊपर लोग भूख से मर रहे हैं और नीचे पत्नी इसकी 26 लाख का बैग लेके घूम रही, महंगे महंगे परफ्यूम रख रहा है। घड़ी का शौक था भाई को, उतने पैसे से कितनों का खाना आ जाता। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए।